यस, वी आर लाइव। यस। ठीक है, तो आई कैन गवर्न इनसाइट्स के आज के कड़ी में आप सभी का स्वागत। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक ऐसे लोगों का समूह है जो लोकल गवर्नेंस से जुड़े हुए फंडामेंटल इश्यूज के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तलाशने की कोशिश करता है। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, तो अगर आप आदित्य, आई थिंक आपके तरफ से शायद कर सकते हैं। एनीवेज, तो यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 14-15 महीनों से जब से आई कैन गवर्न की यात्रा शुरू है, तो हम लोग का प्रयास यही है कि समाज में हमारे पास आज की तारीख में हर कुछ है। हमारे पास सरकार है, हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज की जो कमी है वो है कहीं ना कहीं लोगों का अवेयर होना और साथ आना, और उसमें एंटरप्रेन्योर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो समाज के जो नौकरी पेशा करने वाले लोग होते हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसी मुद्दे को कहीं ना कहीं सामने लाना हम लोगों को लगा कि इस पे चर्चा जरूरी है। चूंकि अगर आप ट्रेडिशनली की बात करें तो कहीं ना कहीं समाज में पैसे कमाने को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, और फिर आप नौकरी कौन सी करें, या सरकारी नौकरी करें या यही नौकरी करें, इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारी अवधारणाएं रही हैं। क्या ये अवधारणाएं सही हैं? क्या हमारे सोसाइटी में जो बिजनेस और एंटरप्राइज की स्पिरिट है, खास करके अगर आप बात करें कि महिलाएं जब इस चीज को टेकअप करती हैं, ऐसे जो सो कॉल्ड नए प्रोफेशन, जो कि ट्रेडिशनली भी रहा है वैसे अगर आप हिस्टोरिकल लेवल पे जाएं तो, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में ट्रेडिशनल सोसाइटी जो खास करके रही वहां पे इस तरीके के सवाल रहते हैं। और साथ में ये भी कि एक जो सवाल उठता है कि क्या बिजनेस केवल पैसे कमाने के लिए है, या फिर बिजनेस का एक सोशल रोल भी है, और सोसाइटी को भी शायद ज्यादा प्रो बिजनेस होने की जरूरत है। इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पैनल पे बहुत ही खास कहिए कि स्पेशल पैनल है। मैं सबसे पहले परिचय करना चाहूंगा आदित्य झा का। आदित्य मूलतः सीतामढ़ी से हैं, दरभंगा में पले बड़े हैं। निफ्ट से इन्होंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की, और नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी से डिजाइन मैनेजमेंट और रेमंड में काम करने के बाद पिछले 15 सालों से ये स्टार्टअप और की जर्नी, और फिर कहिए कि एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे हैं। आदित्य एक ट्रेडिशनली कहिए कि एक नौकरी पेशे वाले फैमिली के बैकग्राउंड से हैं। इनके फादर डॉक्टर हैं, और उस बैकग्राउंड से ये कहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए हैं, तो एक कहिए कि नया रास्ता इन्होंने चुना। हमारे साथ आज के पैनल पे स्नेहा वैभव जी भी हैं। स्नेहा जी पटना से हैं, और जैसे अभी हम लोग की जैसे बात हो रही थी तो पिछले 13-14 सालों से लगातार पटना में है, और ये कॉमन सर्विस सेंटर पटना में चलाती हैं पिछले 5 सालों से, और उसी से जुड़ा हुआ पटना डिस्ट्रिक्ट सीएससी एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की ये चेयरमैन भी है। मैं स्नेहा जी का प्रोफाइल देख रहा था तो स्नेहा जी काफी सोशल एक्टिविटीज में भी काफी रुचि लेती हैं, और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बराबर ये बोलती रहती हैं। आज हमारे साथ विनीत सरावगी जी भी हैं। विनीत दरभंगा से हैं, और वर्तमान में एसबी एनर्जी सॉफ्ट बैंक ग्रुप की एक कंपनी में लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ये देखते हैं। और इससे पहले इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। एलएलएम इन्होंने किया है। इन्होंने उससे पहले बीएलएलबी भी किया है, और आईएमएस धनबाद से इन्होंने पीजीडीएम फाइनेंस इत्यादि में करने के बाद ये पिछले पिछले 15 सालों से क्लीन टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और नेचुरल गैस और इन तमाम सेक्टरों में काम करते रहे हैं। एनसी से भी ट्रेनिंग ली है इन्होंने। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहे हैं, रोटरी क्लब से जुड़े रहे हैं, और ये नेशनल लेवल पे जेवलिन थ्रो में भी इन्होंने खेला है, और ताइक्वांडो इत्यादि में भी काफी रुचि रखते हैं। तो बहुत सारे डाइवर्स कहिए कि प्रोफाइल विनीत सरावगी जी का है। और विनीत के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड ये है कि इनका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड से आते हैं, और इन्होंने एक कहिए कि जो सो कॉल हम लोग जॉब प्रोफाइल वाली करियर होते हैं उसकी तरफ गए। तो विनीत से हम लोग इसके बारे में और जानना चाहेंगे कि क्या इस जर्नी में किस तरीके के चैलेंज है, और किस तरीके से ये इसको एंजॉय कर रहे हैं। स्नेहा जी हम लोग को बताएं, खास करके
महिलाओं जब एंटरप्रेन्योरशिप करती हैं तो क्या सब चैलेंजेस आते हैं। हमारे साथ आज के पैनल में मेरा साथ देने के लिए कुमार सुंदरम जी हैं। कुमार सुंदरम जी भी दरभंगा से हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं और एनालिटिक्स प्रोफेशनल हैं। पिछले 10 सालों का इनका अनुभव है इस क्षेत्र में। वर्तमान में नेटवेस्ट ग्रुप के साथ ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर हैं। इन्होंने मैथमेटिक्स ऑनर्स से बैचलर्स और एमबीए फाइनेंस में किया है और पूर्व में ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में कार्यरत रहे हैं। इनका जो पैशन है उसमें ये बिजनेस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इससे जुड़े हुए चीजों को लेकर के प्रोफेशनल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करते हैं। हमारे साथ शिवेंद्र जी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन अभी तक शिवेंद्र जी हम लोग के साथ नहीं है। शिवेंद्र जी जब साथ हो पाएंगे तो हम उनका परिचय कराएंगे। तो बिना समय गवाए अब मैं आदित्य से आग्रह करूंगा कि आप इनफैक्ट सभी लोगों से कि ये हम लोग इनफॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल फॉर्मल इंटरेक्शन करेंगे और इसमें हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरीके से आपने एक नौकरी पेशे वाले बैकग्राउंड से आप जब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो जर्नी आपने ली तो किस तरीके की दिक्कतें आई, किस तरीके के सॉल्यूशन आए? आदित्य। माइक आपका म्यूट है आदित्य, माइक। तो मैं आपको एक मोटा मोटी रफ बैकग्राउंड दे देता हूँ पिछले 20 सालों का। तो लगभग 2000 में हमने 10th पास किया, 2002 में हमने 12th पास किया। उसके बाद NIFT का मैंने एंट्रेंस दिया, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो कभी भी फैशन के और ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा उतना नहीं था। मोर देन फैशन मेरा इंटरेस्ट था स्पेस डिज़ाइन में और रिटेल डिज़ाइन में। तो 2006 में निफ्ट की कोर्स करने के बाद मैंने रेमंड में जॉब स्टार्ट किया। तो मैं रेमंड में मैंने ऑलमोस्ट 3 साल में वहाँ पे रहा और बहुत सारे उनके स्टोर्स के डिज़ाइन में मैं इन्वॉल्व था। फिर 2009 में मैंने मास्टर्स का मेरे एक माइंड में आइडिया आया, तो फिर मैं इंग्लैंड गया, वहाँ से मैंने एक मास्टर्स किया। तो इंग्लैंड में मास्टर्स करने के बाद जब मैं इंडिया आया हूँ तब एक ख्याल आया कि चलो यहाँ पे जॉब तो खैर मिल ही जाएगी, अब मैं यहाँ पे एक अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जो भी मेरा एक लर्निंग है, एक बैचलर्स का और एक जॉब का और एक मास्टर्स का, उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ और एक बिजनेस क्रिएट करता हूँ। तो हम 2 फ्रेंड्स थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो हम लोगों ने साथ में मिलकर ये काम स्टार्ट किया। तो हमारी जो पहली कंपनी थी वो 2011 में हमने स्टार्ट की एंड दैट कंपनी वाज इनटू आउट से स्पेस डिज़ाइन, रिटेल डिज़ाइन, एग्जीबिशन एंड इवेंट्स। तो ये 4-5 जो हमारे ऑफरिंग्स थे, इससे हमने वो काम स्टार्ट किया। तो हमारे साथ जो काफ़ी अच्छी बात ये थी कि हमको ये पता था कि हमको जॉब तो खैर एक मिल ही जाएगी। चलो अपना काम एक बार देखते हैं, फिर क्या होगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको एक जॉब तो खैर यहाँ पे एक मिल ही जाएगी। और सेकेंड बेनिफिट ये था कि काफ़ी ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट हमारा नहीं था। हमारे पास कुछ लाख रुपए थे शायद उस समय पर हेड, और वी जस्ट नीडेड लैपटॉप एंड इंटरनेट। तो उससे हमने अपना स्टार्ट किया काम एंड 2-4-6 महीने का स्ट्रगल के बाद वी गॉट सम। हमारा जो पहला असाइनमेंट था वो 35,000 रुपीज़ का था, मुझे आज भी वो अमाउंट याद है। 35,000 रुपये का हमारा पहला असाइनमेंट था, फिर 75 का मिला और उसके बाद तो फिर काम आते ही गए। तो ये सब जो काम था आपका, इवेंट हो गया, एग्जीबिशन हो गया, स्टोर डिजाइन हो, ये हमने 4-5 साल तक हमने किया। फिर 2015 में हमने एक कंपनी और स्टार्ट की विच इज़ कॉल्ड ल्यूमा विजन। तो ल्यूमा विजन में हम लोग LED स्क्रीन इंपोर्ट करते हैं। आपका चाइना में शेंजन नाम की एक सिटी है, वहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े स्क्रीन्स वहाँ पे होते हैं, बनते हैं। हम लोग वहाँ से वो सारे स्क्रीन इंपोर्ट करते थे। तो अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 2 कंपनीज हैं और इन दोनों कंपनी में हम लोग आउट से इवेंट्स, स्टोर डिज़ाइन, रिटेल डिज़ाइन एज वेल एज LED स्क्रीन्स वी डू इट फॉर आवर क्लाइंट्स। तो ऐसा मेरा जर्नी रहा है पिछले 11 सालों का, 10 सालों का। इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक वो 35,000 रुपए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने दिनों बाद कितने चक्कर लगा? आई थिंक 3-4 महीने के बाद हमको फर्स्ट असाइनमेंट एक मिला था और वो काफ़ी हमारे लिए उस समय के लिए काफ़ी एक बड़ा अमाउंट था वो 35,000 रुपये। प्लस
उस समय वैट था, अभी तो खैर आपका जीएसटी आया है, तो उसमें शायद 12% का 12.5% का उसमें एक वैट था। तो आई हैव दैट वेरी गुड मेमोरी ऑफ दैट अमाउंट, 35,000 प्लस वैट, ऐसा था। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट कुछ और? आई एम श्योर हाँ, कि ये जर्नी शुरुआती है, मतलब हाँ फंडिंग बिल्कुल। 35,000 से लेकर के मान लीजिए आज आप उसमें फिर नहीं, आपको फंडिंग भी लेने की जरूरत पड़े नहीं बिल्कुल भी या नहीं। फिर बिजनेस से ही? हाँ, इनिशियल फंडिंग मैंने जो कहा आपको कि हमारे पास लाख लाख रुपए थे, दोनों पार्टनर्स के पास 1 लाख रुपीज था, और हमारे बिजनेस में कोई हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत उसमें नहीं थी। कि ऐसा नहीं कि आपको एक फैक्ट्री लेना है या एक वेयरहाउस लेना है या आपको रॉ मटेरियल लेना है। जो भी आपको करना है, आपका अपना दिमाग है, अपनी क्रिएटिविटी है, उससे करना है आपको काम, और कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत उसमें नहीं थी। घर से आप काम उसमें करते थे। और हमने जो पहला एम्प्लॉय भी लिया था, वो पहला एम्प्लॉय भी 8-9 महीने 6 महीने उसके बाद ही आया था। तो इनिशियली सेल्फ ही वो था, वो फंडेड था वो। बाकी लोग भी कभी भी कुछ इंटरवीन करना चाहो तो स्वतंत्र हैं, हाँ कोई भी बिल्कुल, कुछ सवाल अगर हो और इसमें कुछ जानना हो, पूछना हो, तो हम लोग इसको बिल्कुल। बनाने साथ। अरे एक इंटरेस्टिंग जब आपने बात की, उससे सवाल जो निकलता है कि कहीं ना कहीं ये एक जो न्यू एज इकोनॉमी है, जो कि कहिए कि एक जी, लैपटॉप और आइडिया के साथ आप निकलते हैं और इट हेल्प्स यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, शायद आप उससे या बेनिफिट आप कह सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है आदित्य, अगर आपके पास हम और भी सवाल और क्वेरीज के साथ फिर से आएंगे। स्नेहा जी के पास बिल्कुल चलते हैं। स्नेहा जी, आई थिंक आपके बिजनेस में लाख रुपए से तो बात नहीं बनी होगी शायद शुरुआत में। आई थिंक आप बताइए कि और भी बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। स्नेहा जी, आपका माइक म्यूट है अभी। मैं अपने बारे में बताऊँ तो सबसे पहले जैसे ही मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करा था, तो ज़ाहिर-सी बात है एक सोसाइटी की सोच होती है या घरवालों की भी सोच होती है कि एजुकेशन अच्छी की है तो जॉब में जाएगी या इसकी प्रिपरेशन करेगी। पर मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही लगता था कि अगर हम जॉब में जाते हैं, तो एक एग्ज़ाम निकलता है उसमें जो भी 500, 1000, 2000 सीट्स होते हैं, और एक-एक सेंटर पे मुझे लगता है हज़ारों में भीड़ होती है एग्ज़ाम देने वालों की। मैं ये नहीं कह रही कि जॉब करना गलत है या जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग गलत हैं। बट मुझे लगता था कि एक करियर ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, बिज़नेस भी एक अच्छा ऑप्शन है। करियर के लिए तो आदमी मतलब कुछ भी हम करें उससे अ, अच्छा, अगर जॉब करते हैं तो वो सिर्फ़ खुद के लिए होता है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें हम एक तरह से क्रिएटर हो सकते हैं जॉब के, या फिर खुद के ये से कर सकते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कोई भी फ़ील्ड आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें मेहनत तो करनी होती है। वर्क हार्ड, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, तो चाहे किसी भी फ़ील्ड को हम चूज़ करके आगे बढ़ते हैं, तो उसमें बेहतर करना वो तो खुद पे डिपेंड करता है। तो मैंने भी जब शुरुआत की थी अपने करियर की, तो ज़ाहिर-सी बात है चैलेंजेज़ काफ़ी आए, लोगों की सोच भी एक तरह से काफ़ी अ, ये रोड़े की तरह था। फिर जब वहाँ से आगे जब मैं काम करने लगी तो सीएससी से एक्चुअली सोशल वर्क में मेरी थोड़ी दिलचस्पी ज़्यादा ही थी। तो सीएससी का जो भी कार्य क्षेत्र रहा है वो मेरी रुचियों के अनुरूप है। उसमें मतलब अपने ज़ाहिर-सी बात है लोग कोई भी करियर को चुनते हैं तो उसमें लाइवलीहुड भी एक चीज़ होती है। तो इसमें इनकम और सारी चीज़ों के साथ-साथ सोशल वर्क का भी एक मौका मिलता है और लोगों से इंटरैक्शन का एक मौका मिलता है। तो मैं जब सीएससी से जुड़ी तो काफ़ी सक्सेसफुली मैं रन कर रही हूँ पिछले 5 सालों से पटना में। और उसी दौरान जब यहाँ पे सोसाइटी की बात आई तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्टेट हेड हैं संतोष तिवारी सर, उन्होंने कहा कि नहीं, आप सोसाइटी बना लो, आपकी बहुत अच्छी जमेगी, आप एक बार तो वोटिंग कराओ, देखो आप आ जाओगे इसमें। मैंने वो कराया भी, और मैं पिछले 3 सालों से हर साल इलेक्शन होता है बट मैं इलेक्टेड हूँ, और मैं ही मतलब चेयरमैन, एज़ अ चेयरमैन काम कर रही हूँ पिछले 3 सालों से। पूरे पटना को मैं देखती भी हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं लोगों की, वो भी मैं जो मेरे वर्क एरिया में नहीं भी आता है, लेकिन अगर एज़ अ सिम्पैथी कहें या फिर जो भी एज़ अ सोशल वर्क कहें, मैं काफ़ी इंटरैक्ट होके लोगों से काम करती हूँ। बाकी सीएससी के अच्छा, बारे में अगर शायद जिन्हें मतलब बहुत अच्छे से नहीं पता हो, तो कॉमन सर्विस सेंटर है जो कि अंडर मैटी आता है।
और इसके रविशंकर प्रसाद हैं जो कि ऑल इन ऑल वही देखते हैं। इसमें गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज आती है और बिजनेस टू सिटीजन भी सर्विसेज आती है। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताइए कि मान लीजिए आपने शुरुआती पढ़ाई इस विषय में की, तैयारियां आप क्या कर मैं रही थी, फिर ये जी हाँ, सीएससी का टर्न। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने कॉमर्स से मास्टर्स किया है। उसके बाद मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी मास्टर की हूँ और फिलहाल मैं सोशल वर्क से पटना मास्टर्स से कर रही हूँ। पटना से पटना यूनिवर्सिटी। 2013 में मेरी मतलब आप एमकॉम पूरी हुई। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ मतलब पढ़ाई लिखाई को भी लेकर कभी भी उतनी ही सीरियस है? नहीं, अभी तो मैं डिस्टेंस से कर रही हूँ। सोशल वर्क से मैं मास्टर डिस्टेंस से कर रही हूँ। बाकी मैंने सारी पढ़ाइयाँ की थी, तो वो 2013 में मैंने एमकॉम फाइनल किया था। 2015 में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया था मास्टर और उसके बाद से मैं बिजनेस में हूँ। अच्छा, मान लीजिए सीएससी सेटअप जो आप की जो शुरू में, तो काफी खर्चे लगे होंगे, तो फिर वो चीज कहाँ से, कैसे आपने उसकी व्यवस्था की? हाँ, नहीं, एक्चुअली सीएससी में एक चीज़ें बेहतर थी कि अगर इनिशियली हम स्टार्टअप करते हैं तो वो एज ए ईएमआई आपको मिल जाता है। बहुत लोग घर से लगा के ले सकते थे, मैं भी ले सकती थी। बट एक्चुअली होता यूँ है हमारे समाज में आज भी कि लड़कियाँ आफ्टर मैरिज घर से भी कुछ नहीं लेती और हस्बैंड भी शायद उनके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हालाँकि मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है, नो डाउट। तो मैंने ईएमआई पे सारी चीज़ें ली थी और सीएससी से ही ली थी। तो एक इनिशियल सेटअप था, हमारे पास लैपटॉप तो बहुत पहले से स्टूडेंटशिप से ही था। उस लैपटॉप को मैंने यूज़ करा और जस्ट प्रिंटर वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं वो मैंने लिया और बस धीरे-धीरे चीज़ें बनती गई और काफ़ी अच्छी हो गई है अब तो। नहीं, इनफैक्ट मैंने जब आपको फोन किया आपके नंबर पे, तो आपके हुँ, हस्बैंड हुँ। से मेरी बात हुई और हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ी देर तक, चूंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ जब हम लोगों ने किसी फीमेल, इवन वार्ड काउंसलर इत्यादि कई सारे हैं जिनको हम लोगों ने अप्रोच किया, तो पता चलता है हुँ, कि हुँ, कई हुँ, हुँ। सारे अ, मुखिया और पति वार्ड काउंसलर वाले लोग होते हैं, तो हम लोग फोन करते तो वो पता चलता कि वो खुद ही बात करने लगते हैं, बोलते हैं बताइए बताइए क्या बात है। लेकिन उनसे बात हुई तो उनसे नहीं, हमने नहीं, पूछा कि आप चलाते हैं या स्नेहा जी चलाती हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, स्नेहा चलाती है, मैं उनको मदद करता हूँ। तो ये नहीं, नहीं, इनफैक्ट आई एम श्योर सीएससी कि में ये जितनी बहुत ट्रेनिंग्स होती है, काफ़ी इनिशियली मैं बात करूँ तो 2015-14 में जस्ट मेरी आफ्टर मैरिज मैं जब सीएससी के थ्रू ट्रेनिंग में गई थी, तो दिल्ली में काफ़ी टाइम लगता है, 3 दिन की ट्रेनिंग थी, एक बार 4 दिन की थी ऐसे, तो मैं अकेले गई थी और वहाँ पे बिहार से सिंगल जाने वाली मैं अकेली थी, ठीक है? तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि तुम अकेले आई हो, तुम्हारे घर से कोई साथ नहीं है। मैंने कहा कि जब ट्रेनिंग मुझे लेनी है तो घर वाले साथ आके क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है। हाँ, घर वाले आ सकते हैं, लेकिन वो तो एक हो गया कि जस्ट ऐसा नहीं है सारी चीज़ें आप दे रहे हो, तो फिर उसमें कोई ये नहीं है। और भी लोग हैं मतलब मैं अपने खुद एडजस्ट कर सकती हूँ चीज़ों से, तो फिर मैं जा सकती हूँ। तो फिर मेरे घर से भी नहीं और मेरे हस्बैंड ने भी अलाउ किया और मैं गई थी और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी मेरी पूरी हुई थी। इनफैक्ट ये जो आपने बात की है, ये बहुत लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी महिलाएं कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में खास करके जो जिस तरीके से खास करके बिहार से आना चाहिए, वो एक उसमें अभी भी थोड़ी-सी कमी है। आपके जैसे लोग सामने आ लोगों को एक रोल मॉडल की तरह से मिलेगा। जी नहीं, मुझे तो शिवेन जी हम लोग के साथ जुड़ मैं गए हैं। शिवेन जी आज के पैनल में। जी, जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, नहीं, थैंक यू। हाँ, तो ये शिवेन जी का परिचय था। शिवेन जी भी एंटरप्रेन्योर हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हैं। इन्होंने बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से और बीसीए और एमसीए की पढ़ाई की है। समस्तीपुर से हैं, दरभंगा में पढ़े लिखे हैं और पिछले 13-14 सालों से ये लगातार दिल्ली में हैं। शिवन जी ने भी, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे एंटरप्राइज उन्होंने पहले भी ट्राई किए हैं। खाना फूड डिलीवरी से लेकर के
और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं, तो आई एम श्योर कि शिवन जी के पास भी बहुत सारे सवाल और कुछ अनुभव भी होंगे साझा करने के लिए। अब बहरहाल विनीत के पास चलते हैं। विनीत, आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास अभी तक आदित्य और स्नेहा की जो जर्नी है वो कहिए कि वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शुरू से गए, आप कहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेक्स्ट से आप इसकी तरफ मुड़े। आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए। धन्यवाद तिलक जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको मौका देने के लिए। एंड स्नेहा जी और आदित्य जी की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है, केवल हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए भी। मेरा क्या है, बिलोंगिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सपोज टू हैव अ बिजनेस, will have a business, currently not having a business, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। जहां तक मेरी पढ़ाई की बात है, ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स, उसके बाद MBA फाइनेंस IMS गाजियाबाद, थोड़ा सा करेक्शन धनबाद नहीं, उसके बाद लॉ ऑब्वियसली विदाउट LLB यू कैन नॉट डू LLM, सो LLM फ्रॉम NLU द्वारका। व्हाइल स्टडिंग जॉब के साथ मैंने किया, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, दैट टाइम somebody told me it's better to earn while learn. So because of that I started my job, and the first year itself I had a consulting firm of mine which was registered in Calcutta, and approximately last 10-12 years it's operational. Although उस पे ज्यादा काम नहीं हुआ है, बहुत कम प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, but it's there. So कहने की कोशिश ये है कि कीड़ा जो होता है ना, इच्छा, because blood is there in the business. मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ बिजनेस हर कोई ने देखा है, हर कोई ने किया है। सिमिलरली सेम ब्लड होने की वजह से इट्स माय इंटरेस्ट आल्सो, आज नहीं तो कल स्टार्ट करना है। आई कैन नॉट डाई वर्किंग फॉर समबडी एल्स, दैट इज माय इंटेंट। आई डोंट से कि जॉब इज बैड, कोई किसी के लिए काम कर रहा है तभी कोई किसी से काम करवा रहा है, इट्स ऑब्वियसली गिव एंड टेक। Thereafter जो मेरी जर्नी रही है इन टर्म्स ऑफ वर्क, मैंने एनर्जी सेक्टर थर्मल में स्टार्ट किया, फ्रॉम देयर आई एंटर्ड इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर में 11-12 वर्टिकल्स के बिजनेस डिसीजन स्ट्रैटेजी में मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। उसके बाद बैक टू सोलर एनर्जी, जिसमें अगेन आई वाज टू द चेयरमैन्स ऑफिस इनटू स्ट्रैटेजी एंड ऑल। करंटली विद सॉफ्ट बैंक, जहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल देख रहा हूं, जिसके अंदर एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ कंपनी हैव टू एग्जीक्यूट हैव टू बी अप्रूव्ड बाय मी। तो ये तो हो गई जॉब की जर्नी, बट अलॉन्ग विद दैट ओब्वियसली बिजनेस हमेशा खोजते रहा हूं, कई तरह की चीजें स्टार्ट भी की है, ऑल्दो वो सक्सेस नहीं मिली है, बट स्टिल आई एम पुटिंग माई एंडेवर टू हैव समथिंग गुड। शिवेंद्र जी, तिलक जी से इंटरेक्शन कई बार हुआ है और होते रहता है, और स्पेशली शिवेंद्र जी ने जिस तरीके से अब एक मुकाम हासिल किया है, बिग सैल्यूट टू यू, दैट इज स्मॉल अबाउट मी। तिलक जी। अच्छा विनीत, आपने एक बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कहा कि बिजनेस कहीं ना कहीं ब्लड वाली बात कही, ये कितना मैटर करता है? और ये सवाल कहीं ना कहीं स्नेहा जी और आदित्य के साथ भी ये सवाल उठेगा कि विनीत जैसे कहते हैं कि मारवाड़ी फैमिली, और कहीं ना कहीं ये बात हमारे यहाँ रहा है ट्रेडिशनली बिजनेस क्लास, तो आपके खून में ब्लड नहीं, बिजनेस नहीं था, आपने इसको टेकअप किया, क्या ये कहीं ना कहीं कुछ बैरियर है या फिर ये एक फैक्टर होता है? विनीत, और फिर हम स्नेहा और आदित्य जी का भी इस पे कमेंट्स आएंगे, फिर हम लोग सुंदरन जी और शिवन। DNA ऑलवेज मैटर्स। आई एग्री कि करने वाला कोई भी कहीं भी कुछ भी कर जाता है, और करते हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बट DNA मैटर्स, सिंपल। स्नेहा जी, आदित्य जी। इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल DNA का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे कुल में बिजनेस नहीं है, मैंने आई थिंक अपनी फैमिली का फर्स्ट आदमी हूँ जो अपना काम कर रहा हूँ, तो हम लोग बहुत सारे फैसले जो हम लेते हैं
वो हम बिजनेस एज ए बिजनेस ओनर नहीं आप लेते हैं, आप इमोशनल हो जाते हो उसमें। आप कहीं लॉस भी अगर होता है तो हमें उतना गम नहीं होता, चलो ठीक है यार थोड़ा बहुत हो गया, ऊपर नीचे हो गया। पर जो आदमी एक बिजनेसमैन होता है ना, उसके लिए 2 रुपए भी मैटर कर जाता है। कोई एम्प्लॉय आपका हॉलीडे पे है, टाइम पास अगर कर रहा है, तो मैं पर्सनली उतना स्ट्रिक्ट नहीं पाता हूँ उस केस में, विच इज अ रॉन्ग थिंग। बट बीइंग फ्रॉम अ जॉब बैकग्राउंड, वो डीएनए का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। लाइक हमारे साथ और भी जो लोग हैं, लाइक हमारे जो जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उनके वो लोग बिजनेस उस फैमिली से हैं, तो उनका बिजनेस करने का स्टाइल और हमारा स्टाइल काफी अलग हो जाता है। ये मैं देखता हूँ, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है काफी बार। स्नेहा जी आप बताइए। जी बिल्कुल, डीएनए मैटर्स, बिल्कुल बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू डीएनए ऑलवेज मैटर्स। हालांकि ऐसा है कि एग्जाम्पल्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदाउट बिजनेस फैमिली, बिजनेस बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मतलब बिजनेस फैमिली से हो तो बहुत सारी चीजें आपको इनिशियली आप जानते हो, उससे रूबरू होने पे आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, आप उसे बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। मैं भी कह सकते हैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मेरे पापा का कपड़े का बिजनेस था और मैं भी काफी दिनों तक, ऐसा नहीं है जैसे इनिशियली जो भी मेरी एजुकेशन हुई थी तो वो जब घर पे हुई थी तो वहां पे रहना, और बहुत अच्छे से मैं अपने दुकान को भी संभाल लेती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि बिजनेस मैं देख सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, पापा के ना रहने पे भी मैं देखती थी, अच्छे से हैंडल करती थी, तो वो था। हालांकि मेरे जनरेशन आते आते मेरे जितने भी भाई बहन थे, जो लोग भी सेटल थे या और भी लोग मतलब थे, कजिन्स थे, तो सारे लोग जॉब में चले गए, बिजनेस में कोई नहीं। क्योंकि इस जनरेशन में लोग मतलब पेरेंट्स अगर बिजनेस कर रहे हो तो उनकी एक सोच सी बन जाती है, नहीं हम लोगों ने बिजनेस किया बट तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो और जॉब में ही जाना। तो ये एक पता नहीं सोसाइटी की या सोशल थिंकिंग ऐसी है। तो जस्ट लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस में इंटरेस्ट आपका तभी होता है जब आप बिजनेस को देखे हो नजदीक से, अचानक से किसी का इंटरेस्ट किसी तरफ नहीं चला जाता। करेक्ट। एडिंग टू स्नेहा जी, अक्सर हमारे जैसे लोग सोचते हैं अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ग्रीनर। जॉब वालों को लगता है बिजनेस बेटर है, बिजनेस वालों को लगता है जॉब बेटर है, तो वो मैटर होता है। एग्रीड। शिवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी तिलक जी, ओवर टू यू। हाँ शिवेंद्र जी कंटिन्यू, गो अहेड। हेलो, एम आई ऑडिबल मिस्टर तिलक? जी जी। Okay, thank you so very much, and I'm extremely sorry because it was 7 p.m. but I was late approximately 9 minutes. Actually मेरा कुछ मीटिंग चल रहा था अर्जेंट 3 to 5, sorry 5 to 7, एंड वो ओमान और कतर का था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, टाइम से थोड़ा सा लेट हो गया। बट बाय द वे मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारा कुछ प्रश्न होगा हमारे बीच, हमारे जो पैनल हैं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द माइटी प्रेजेंस एंड एस्टीम्ड प्रेजेंस ऑफ योर all the entrepreneurs and especially Vineet Saravgi sir and Sneha ma'am and Aditya sir, no doubt Mr. Tilak Jha and Kumar Sundaram ji, thank you so very much inviting me over here. Aditya Jha sir, मेरा एक प्रश्न है कि अभी एक सर्वे है, एक रिपोर्ट है इन इंडिया, आई थिंक इंडिया का अगर 21st का अगर जनगणना हो जाए, रिपोर्ट हो जाए, अगर ये रिपोर्ट आए तो अभी हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। आई मीन इंडिया की आबादी 130-135 करोड़ से तो ऊपर हो ही जाएगी, और चाइना में 1 चाइल्ड नॉर्म है, वहां पर पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो चुका है, इनफैक्ट उसने कंट्रोल कर लिया, बट हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ऐसा कोई कंसर्न है नहीं। ऐसे हालात में इंडिया एवरी ईयर 1 करोड़ फ्रेश ग्रेजुएट जनरेट करता है, एवरी ईयर दे पंपिंग 1 करोड़ फ्रेश ग्रेजुएट। और रिपोर्ट ये भी है कि 1 लाख नौकरी हमारे पास में है, भारत सरकार के पास में, जिसके अंदर में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो है, मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं, जहां पे पीएफ टीएफ और सारी कटती है। इसके अलावा जितनी भी नौकरियां हैं वो या तो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, या फिर वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में ले लीजिए कि उनकी कैपेबिलिटी कुछ और है,
बट वो उतना मनी पंप नहीं कर पा रहे हैं, दे आर डूइंग समहाउ, दे आर जस्ट लीडिंग देयर लाइफ। सर, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी एंड हाउ कैन बी कर्ब दिस प्रॉब्लम? 1% का सर जॉब है हमारे पास में, 135 करोड़ की आबादी है हमारे देश का, जिसमें से 1 करोड़ फ्रेश ग्रेजुएट एवरी ईयर आते हैं सर मार्केट में जॉब के लिए। सर 1 लाख हमारे पास में जॉब है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आ गया, इसमें यूपीएससी बीपीएससी सारे आ गए। सर ये 99 लाख लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन? लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन सर। शिवम जी, और मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि सही बात, अगर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी देखा जाए तो कहीं मैं पर्सनली डीएनए वाली बात से थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्टेक्स्ट, जो सोशल फैमिली कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन पॉसिबली डीएनए पर से। एक दूसरी बात कि हमारी कंट्री में 90% लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ से जी रहे हैं। कोई ठेला चला रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, कोई छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके बदले कि हम उसको सोशली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, that takes certain level of skill to survive. So 90% of the country is de facto an entrepreneur, except that we do not recognize them possibly, और हम लोग उनके लिए शायद बेहतर सेटअप नहीं करते हैं। खैर, इस पे टिप्पणी चाहेंगे आदित्य, स्नेहा जी, विनीत, आप तीनों का, शिवन जी और मेरे सवालों का। आदित्य, आप क्या कहना चाहेंगे? जहां तक बात बिजनेस की है और एक जॉब की है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में हमें ऐसा एनवायरनमेंट हम बनाएं कि जहाँ पे नए नए आइडियाज आए, और जैसे कि पिछले 8-10 सालों में जो हमने देखा है, पिछले 10-15 सालों में काफ़ी हमें लाइफ अब चेंज हो गई है। 15 साल पहले या अब 10 साल पहले और आज में इतना फर्क आ गया है। टेक्नोलॉजी हर जगह ओवरटेक कर गई है। आपके पास अब ओला है, उबर है, पेटीएम है, बहुत कुछ काफी स्मूथ हो गया है। तो नए नए एंटरप्रेन्योर्स ने इतना सारा काम किया है, जो काम एक गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो काफी सारा काम नए नए आइडियाज ने अभी किया है। तो अभी जो कस्टमर्स हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उनकी जो भी नीड्स हैं, मार्केट में जहाँ जहाँ पे अभी गैप दिखता है, उस गैप को हमको फिल करना पड़ेगा। सो 10 साल पहले के जो आइडियाज थे और आज के जो आइडियाज हैं, इट वोंट बी सेम। आपका जो आपका कस्टमर है, जो आपका मार्केट में जो नीड है और रिक्वायरमेंट है, वो अब हो गई है चेंज। तो इस नए मार्केट में जो भी गैप आपको दिखता है, उस गैप को आपको फिल करना पड़ेगा। और उस यू नीड पीपल हु आर गुड एट their jobs, and you also want people who have got brilliant ideas। और फिर उस आइडिया को लेकर के आगे बढ़ना, उसमें फंडिंग हो, उसमें एक वीसी आए या उसमें आपको बैंक से लोन मिले, इन सब पे काम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, अगर एक रॉ आइडिया है, उस रॉ आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए किन किन मूल बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि एक रॉ आइडिया अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये भी एक स्टडी है, आउट ऑफ 100 95% बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाती है, मात्र 5% बिजनेस रन करती है। ऐसे में हु डेयर टू टेक दिस मतलब रिस्क? ये तो रिस्क है ना सर, कि अगर 4 साल 5 साल वो चलाए, रन करे, लाखों रुपए उसमें इन्वेस्ट करे, एंड देन फाइनली दे गेट फेल्योर, देन व्हाट हैपेंस इन दैट केस? ऐसे में तो सुसाइडल एक केस बन जाता है, ऐसे में कि उसका समय भी गया, उसका पैसा भी गया। रॉ आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए सर व्हाट आर द बेसिक नीड्स जिस पर हमें फोकस करना है? आदित्य झा सर। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आउट से कि उस आइडिया में आपका कितना इंटरेस्ट है और कितना आपका पैशन है उस चीज के लिए। बिकॉज एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको एक बिजनेस खोलना काफी आसान है। आपका अगर इफ इट इज अ लो कैपिटल आइडिया, आपका बिजनेस 2 महीने या 3 महीने में आपका ओपन अप हो जाएगा, पर उसको रन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिजनेस को ऑपरेट करना, उसके हर दिन के उतार चढ़ाव हैं, कस्टमर हैं, कंप्लेंट्स हैं, डिले है, पैसा आपका अटक जाता है। तो बिजनेस खोलना अगर कम कैपिटल इंटेंसिव है तो खोलना आसान है, रन करना इज अ बिगर टास्क आउट से।
और वो रोज की मेहनत है। वो सुबह 6 बजे से मेहनत स्टार्ट होती है, रात के 12 बजे तक आपका खत्म होती है। उसके बाद भी आपको उसके बारे में ही आपको ख्याल आते रहते हैं। सो बिजनेस को ऑपरेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो इंसान वही काम करे जिसमें उसका आइडिया, जिसमें उसका मन लगे। बस सुन लेने से और कोई 2-4 आइडिया आपने देख लिया ऑनलाइन, और अगर उसके बिहार पे अगर आपने स्टार्ट किया तो आप नहीं कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। ये सबसे सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद है पैशन, सबसे ज्यादा जरूरी है इन चीजों में। और जहां तक बात हाई रिस्क का है, वो तो सर बिल्कुल है। इफ यू वांट टू बी अ स्पोर्ट्समैन, इफ यू वांट टू प्ले क्रिकेट और यू वांट टू बी अ एक्टर, हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड भी है। पर अगर इफ यू फेल इन दैट, देन दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। लाइक अगर आप सोचो, जस्ट सोचने की एक बात है, हमारे टीम में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपका विकेट कीपर हो सकता है। सो 135 करोड़ में आपको एक आदमी को आपको चुनना है एक मैच के लिए, तो ऑफ कोर्स इट इज अ हाई रिस्क थिंग। पर जो आदमी उसमें अच्छा कर जाता है, अच्छी बात है। पर आई एम श्योर कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उसके अलावा भी 25-30 प्लेयर्स काफी अच्छे होंगे, या शायद उससे अच्छे होंगे, पर वो टीम में नहीं आ पाते हैं। तो आई एम श्योर इन एनी बिजनेस और एनी, लाइक इफ यू वांट टू बी एक्टर और प्लेयर, हाई रिस्क हैज टू बी देयर। वो रिस्क को आपको लेकर के ही आपको पड़ेगा, उसको आप वहां से नहीं करा सकते हो। स्नेहा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये अभी एक बात आई है कि मान लीजिए कि बिजनेस बड़ा जरूरी है। आप बिहार में बिजनेस करती हैं, पटना में करती हैं। पटना मुझे लगता है फिर भी बिहार में कहिए कि थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है कंपेयर टू, लेकिन क्या बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप करने का, क्योंकि बिहार से काफी लोग बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, हमारे पैनल पे जो आज लोग कहिए कि काफी सारे इसमें से बाहर काम कर रहे हैं, क्या बिहार में एंटरप्रेन्योर बनना मुश्किल है? क्या ऐसा है स्नेहा जी? देखिए, हमारी एक पता नहीं क्यों सोच सी बन गई है कि बिहार में सारी चीजें बहुत बदतर है। ऐसा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो कहीं भी हो सकती है परेशानियां दूसरी हो, वहां पे हमारे यहाँ कुछ और है। स्थिति बदतर सिर्फ बिहार की है ऐसा तो नहीं है, हर जगह पे कुछ ना कुछ चीजें है जो बदतर है। रही बात बिहार में बिजनेस करने की, तो यहाँ पे भी बहुत लोग बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, बट कोई कंपनियां यहाँ पे स्टार्टअप करने के लिए रेडी नहीं है। तो बाहर के लोग यहाँ पे क्यों आएंगे? यहाँ के लोग बाहर, कोई भी कहीं से बाहर जाके करना चाहता है, कोई अपनी जगहों पे बहुत कम ही लोग करते हैं। और रही बात बिहार की, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे एक सोशल सोच सी थी कि गवर्नमेंट जॉब, खासकर प्राइवेट जॉब भी नहीं, प्राइवेट जॉब में भी लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन रही बात अब बिजनेस की, तो धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, लोग यहाँ पे भी अब प्राइवेट जॉब में ज्यादा लोग जा रहे हैं, और धीरे धीरे मे बी अगले 10 सालों में, अगले 20 सालों में चेंज होगी और लोग यहाँ पे भी बिजनेस करेंगे। अच्छा, हम वेट करते रहते हैं कि कोई कंपनियां आएंगी और फिर बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ती है। और रही बात हाई रिस्क की, तो जाहिर सी बात है रिस्क तो हर चीज में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में बहुत रिस्क है। और रही बात की, हम सारी चीजों को, लोग कहते हैं कि बिजनेस में लाखों रुपए लगा दो और फिर अगर घाटे का सौदा हो जाए तो कुछ नहीं बचता है हमारे हाथ में। तो मेरी यहाँ पे थिंकिंग थोड़ी सी अलग है। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास, मैं जितने के लिए एबल हूँ, क्यों ना मैं उतने से स्टार्टअप करूं, क्योंकि बिजनेस में ये कहीं नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पूंजी लगा के बिजनेस करो। एक आइडिया, बिजनेस में ज्यादा मैटर क्या करता है, उसके पास एक न्यू आइडिया होनी चाहिए, उसके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा आइडिया आपके पास है, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं, जिसमें कि वो बहुत कुछ लगा के बिजनेस नहीं किया था, फिर भी आज बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और इंडिया के बाहर भी बहुत उनका नाम है। तो जरूरी नहीं कि आप बहुत पैसे लगा के बिजनेस करो और उस रिस्क को लेके चलो। आप अच्छे आइडियाज, अच्छी क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस करें। स्नेहा मैम, एक मेरा प्रश्न होगा स्नेहा जी से। स्नेहा जी, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, नो डाउट,
अगर मैं ये पूछूं कि भारत में आज जो भी समस्या है, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे वो जॉब का है, चाहे वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, या फिर जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट आज हमारे यहाँ आज हो रहे हैं एवरी ईयर, नो डाउट इसमें फीमेल भी हैं, एंड 50% आबादी हम मान के चलते हैं फीमेल को। तो आपके एंगल से क्या समस्याएं हैं जो महिलाओं को आमतौर पे हमारे समाज में फेस करनी पड़ती है? मे भी वो सामाजिक कुरीतियां हो या कुछ ऐसी दिक्कतें हो जो आज भी हमारे समाज में है। आपको ऐसा क्या क्या चैलेंज आया? जैसे आप एज ए लीडी अगर मैं देखूं कि अगर आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल हैं, आप लीड कर रही हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो व्हाट आर द मेन चैलेंजेस दैट कम ओवर, कि जरूरी है वो महिलाओं को कि उसको कम ओवर करना है, और आपका मैसेज क्या होगा महिलाओं के? देखिए, चैलेंजेज ऐसा नहीं है कि मेल मेंबर के साथ चैलेंजेज नहीं है। बिजनेस में या किसी भी सेक्टर में आप जाते हो तो चैलेंजेज सबों के लिए होता है। हमारा माइंडसेट एक ऐसा हो जाता है कि महिलाएं हैं तो उन्हें ज्यादा चैलेंजेज का सामना करना पड़ता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रही बात कुछ कुरीतियां हैं, तो वो थोड़ी सी अलग मैटर हो गई, उस पर हम नहीं जाना चीज चाहेंगे। मैं इससे आपको यहाँ पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मान लीजिए कि एज एन मेल एंटरप्रेन्योर जो हमारे सोसाइटी के लॉ ऑफ ऑर्डर की स्थिति है, अब आदित्य सुबह 6 बजे से निकल के 12 बजे रात तक काम कर सकते हैं। मैं आदित्य से कई बार दिल्ली में मिला हूँ तो पता चलता है कि वो होल नाइट मान लीजिए कि ऑफ साइट, ये सारी चीजें, तो इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं, और खास करके अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस है तो दैट मे बी अ फैक्टर। अगर मैं महिलाओं के बारे में इतना कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें भी वर्कलोड ज्यादा है, उन्हें भी ओवरनाइट काम करना हो, तो वो अपने वर्क एरिया को ऐसा बनाए कि वो कर सकती हैं काम, क्यों नहीं कर सकती? अब जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस हो, रात में आप पब्लिकली डील तो नहीं कर सकते, खुद ही ने करना है, तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? मैं अपने सेंटर पे कई बार 11 बजे 12 बजे रात तक काम की हूँ। अगर काम रहेगा तो लोग करेंगे। रही बात अब घर आने और जाने की, कि आप वर्क एरिया को तो अच्छे से कर लिए हो और वहां पे कर सकते हो, फिर घर कैसे जाएंगे, और ये चीजें, ये थोड़ी सी परेशानियां हैं। तो कुछ चीजें तो खैर नेचुरली है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो उन चैलेंजेस को फेस करना और उस तरह से आना जाना और जो भी है वो तो खैर लगा रहता है। लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि आपके सफलता में कहीं पे भी मुश्किलें कहीं ना कहीं आप आती है, दो बातें कह रहे कर हैं। सकते एक हैं कि हर बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप माहौल नहीं है, ऐसा जो एक अवधारणा है, ये अवधारणा बदलने की जरूरत है। दूसरी बात कि महिलाओं में पोटेंशियल की कमी नहीं है, लेकिन बाकी चीजें अगर हम लोग प्रोवाइड करें तो शायद वो और भी बेहतर कर सके। टोटली डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे ही। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को बदलने के लिए सबसे पहले अगर कुछ बदलना हो तो लोगों को अपनी सोच को ही बदलना ज्यादा जरूरी मुझे लगता है। अगर वो चीजें बदल जाए तो सारी चीजें तो बस ठीक ही होती है। ये सोच और पैशन, ये दो रही शब्द जो बात, हमारी आज चर्चा से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पे हमें सोचने की जरूरत है। मैं सुंदरम जी को लाना चाहूंगा। सुंदरम जी काफी देर से कुछ नहीं बोले हैं। सुंदरम जी, आपका इंटरवेंशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। सो मैं सबसे पहले शिवेंद्र जी का क्वेश्चंस के बारे में बताऊं कि बिजनेस, मेरे माइंड में बिजनेस को, जैसे इन्होंने बोला कि 1% को ही जॉब मिलता है या कुछ, और 99% सक्सेस नहीं हो पाते 5 साल तक। सबसे पहले हम बिजनेस एक्सेल शीट पे नहीं बना सकते हैं। आर मॉडल कैन नॉट बी बिल्ड ऑन एक्सेल शीट, हमें उसमें कूदना पड़ेगा फर्स्ट। और रिस्क की जहां तक बात की है, हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, हमें प्लानिंग भी चाहिए, हमें उसका डोमेन एक्सपर्टीज होना होगा किसी भी फील्ड में जाए। और अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन से हट के टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप कंपटीशन में बैठ नहीं सकते हैं, आपको जॉब में आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, दैट एनी हाउ वी हैव टू डू, बट technical बहुत ज़्यादा जरूरी है। now we are living in a digital transformation where people are talking about machine learning, people are talking about data science, people are talking about deep learning, people are talking about artificial intelligence. There are n number of technology there, right? Blockchains there, big data, Hadoop is there. अब अगर हम अपने बच्चे को माइंडसेट ये होता है कि चलो उसे तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कराना है, उसे इंजीनियरिंग में ही डालना है, या उसे गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी ही करवाना है, या बैंकिंग में ही जाना है, ये माइंडसेट को हटा के हमें उसको, जैसे ग्रेजुएशन में है या 11th-12th में है, जब भी वो वेकेशन, समर वेकेशन हो या कुछ भी हो, हम अगर हमारा फैमिली बिजनेस है, जैसे विनीत जी ने बोला कि डीएनए है, डीएनए इज ओके, ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा अब नहीं है, ट्रेडिशनल दाना चला गया।
हम क्या उसको टेक्निकल स्किल सेट दे रहे हैं। अगर वो 2 महीने का टाइम है तो 2 महीने में क्या हम उसको एक्सेल सीट सिखा रहे हैं, क्या हम उसे PLN सीट सिखा रहे हैं, क्या हम उनको या ना किसी भी कारण किसी भी टेक्निकल स्किल्स में है उनको उसके बारे में हम प्रैक्टिकल चीज सिखाए, कोई लैंग्वेज सिखा दे जब भी टेक्निकल मिले। और दूसरा, अगर आप बिजनेस में जाए या जॉब में जाए तो हमें उसका सबसे पहले इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। रिस्क तो है लेकिन हमें उसे डोमेन एक्सपर्टीज के बारे में बहुत ज्यादा, और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है कि हमारा पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए। लोग क्या सोचेगा, जॉब करेंगे सक्सेस होंगे नहीं होंगे, डोंट फील पीयर प्रेशर, फ्लाई सोलो, राइट। हमें डिसरप्ट करना है तो करना है, बस हमें उसमें घुस जाना है। तो आपको, और दूसरा सबसे बड़ा चीज मैं देख रहा हूँ किसी भी फील्ड में, पैशन तो ठीक है सर, अच्छी बात है, पैशन होना चाहिए, बट आपके अंदर पेशेंस भी बहुत होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है बिजनेस में या जॉब में तब तो फिर चैलेंज है आपको। तो ये चीज मुझे जहां तक लगता है, और मेरा थॉट प्रोसेस ये है। बाकी ठीक है, हमारे पास पर्सनिफाइड पीपल बैठे हैं जिनको 10 साल का डेकेड एक्सपीरियंस है। तो मैं इसमें मेरा क्वेश्चन रहेगा आदित्य सर से, या कोई भी आप पैनल में से दे सकते हैं कि ठीक है जो भी चैलेंजेज है वो तो ठीक है, लेकिन ये 4 साल 5 साल के बाद एक कभी ऐसा आदित्य सर आपको ऐसा लगा हो कि आप स्टैग्नेट हो गए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अब इससे आगे ज्यादा मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा चैलेंजेज आया और उसको कभी आपका माइंड सेट हो जाता है कि अब क्या करें, तो कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ और उसको कैसे ओवरकम करेंगे? या जो भी बिजनेस कर रहा है उनको लग रहा है कि नहीं कुछ चैलेंजेज आ रहा, अब मैं इसको कैसे करूं? क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो एक माइंडसेट होता है कि चलो एक जॉब छूट गया तो दूसरे जॉब का सर्च करेंगे, इंटरव्यू देंगे, प्रिपरेशन करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में आप लोन ले रहे हैं, आपका EMI चल रहा है, अगर कुछ ऐसा हो गया आपके पास काफी सारा लायबिलिटी है, तो फिर उसको आप किस तरीके से देखते हैं आदित्य सर, और कोई भी आप अपने से? तो काफी सही पॉइंट आपने बोला है। हर बिजनेस में कुछ सालों के बाद एक ऐसा फेज आता है जब वो अटक जाता है। आपका नंबर, आपके लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, आपका टर्नओवर, आपके वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सारा कुछ मतलब जो आपने लास्ट में अचीव किया वही आपका इस साल भी हुआ और वही अगले साल होने वाला है। ये स्टेज 4-5 साल में आता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था और हमने भी काफी स्ट्रगल उसमें किया था। जो मैंने एक देखा है, आपका स्टार्टिंग में 6 महीना इट विल बी अ टफ टाइम, फिर उसके बाद कुछ अच्छे ऑर्डर्स आपको आ जाते हैं, और देन अगेन यू स्ट्रगल आफ्टर 3-4 इयर्स। तो उसमें हमने एक ये किया था कि हमारे पास हमने एक नया प्रोडक्ट एक लॉन्च कर दिया। हम लोग जो है LED स्क्रीन जो मैंने आपको एक बताया, हमने वो चीज हमने नई कंपनी खोली। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे उन्हीं से हमने और बिजनेस जनरेट किया। तो ये तो चलो ये हमने किया वो बात है, पर लोग जो कर सकते हैं, यू विल हैव टू अगेन रीएवैल्यूएट योर इंटायर मार्केट। आपका ऑफरिंग्स को क्या कहाँ पे आप बढ़ा सकते हो वो आपको करना पड़ेगा, और यू नीड टू ऐड मोर क्लाइंट्स। और कोई रास्ता मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आता है। या तो आप जो चीज आप कर रहे हो, अगर आपके पास 6 ऑफरिंग्स है तो उस 6 को आप 8 कर दो, नहीं तो आपको यू विल हैव टू look for more clients। तो कहीं ना कहीं मतलब रीइन्वेंट करना पड़ेगा आपको, तभी जाके बिल्कुल अटकता है 4-5 साल के बाद, अटक जाता है वो, फिर आगे बढ़ता ही नहीं है। उसके बाद समझ नहीं आता है कि फिर अब क्या, तो उसमें आपको वो सब चीजें करनी पड़ती हैं। मतलब रीइन्वेंशन इज अ कांस्टेंट चैलेंज। बाय द वे आज के बाद जॉब में भी काफी रीइन्वेंशन लोगों को करना होता है। नहीं कहा। अच्छा, मतलब कि जो सवाल अभी एक स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले संतोष जी बैंगलोर नहीं है, इनफैक्ट वो भी दरभंगा से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका एक सवाल मैं विनीत से रखना चाहूंगा खास करके कि बिजनेस जो मॉडल है उनको इकोलॉजिकल जो बैलेंस वो आज के समय में एक मेजर इशू है। इसमें खास करके हम दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, जो बिहार की आबोहवा के बाद जब दिल्ली पहुंचते हैं, पटना जाते हैं, पटना भी स्नेहा जी बताएंगी वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में से आ रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न होता जा रहा है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप जॉब शहरों की तरफ भाग रहे हैं, साथ में मान लीजिए कि इकोलॉजिकल इश्यूज आप एनर्जी सेक्टर में डील करते रहे हैं। विनीत, आपकी टिप्पणी। इकोलॉजिकली से आपका मतलब एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ,
अगर वो है, आई बेग टू डिफर, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। not just इकोलॉजिकली में केवल एनवायरनमेंट नहीं, आज के टाइम में हमारे पास एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, और उससे जुड़ा हुआ स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हेल्थ इश्यूज है, उसमें भी जेनेटिक इश्यूज हैं, जो कि आज के टाइम में अगर आप एनवायरनमेंट को जोड़े तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट आवर वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। सी इकोलॉजी को अगर मैं बिजनेस के टर्म में देखूंगा तो आपने जो फैक्टर्स बोले हैं, एज अ बिजनेसमैन आई विल नॉट कंसीडर इट। आई विल नेवर कंसीडर कि मेरे को आज ज्यादा ठंड लग रही है, कल गर्मी लग रही थी, अगर मेरे को बिजनेस करना है। इट्स एग्जैक्टली लाइक इफ यू आर डूइंग अ जॉब, यू आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन टू थिंक कि यार आज डे में दर्द ज्यादा है, आई विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। Similarly, it goes exactly the same with the business. While you are working for somebody else, you are working for maybe 8 hours, 10 hours, 12 hours, 18 hours. But if you are working for yourself, you are working for more than 24 hours. आपको उस 24 घंटे में आपको 42 घंटे की बात सोचनी है और 42 घंटे का काम करना है। Just like आदित्य जी ने भी देखा या शिवेंद्र जी ने भी देखा, they cannot give a pause कि यार मैं थक गया, ठीक है, मेरी कोई पर्सनल लाइफ है, मेरा कोई हेल्थ है। Whenever I think of my personal life, मैं एक स्टेज की बात कर रहा हूं, they are always different stage, हर स्टेज पे एक थॉट प्रोसेस अलग होता है, so there can be, but शिवेंद्र जी ने भी ऐसा बहुत सारे स्टेज देखा होगा wherein कि यार मैं नहीं रुक सकता, ठीक है, मेरी तबीयत खराब है, let me have a medicine and go back, I cannot be stopping. So when we talk about ecology, पर्सनल बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट बिजनेस मॉडल जो आ रहे हैं उसमें अगर आपका बिजनेस मॉडल को बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है, ये आई थिंक ये आप जो कह रहे हैं वो सवाल तो सही है, लेकिन ये एक सोशल प्रॉब्लम। कॉम्पिटिटर्स, आर यू टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटर्स? अगर मैं उसको कॉम्पिटिटर्स के टर्म में ले लूं, इकोलॉजी को बिजनेस इकोलॉजी के टर्म्स में कॉम्पिटिटर्स ले लूं, गवर्नमेंट पॉलिसीज ले लूं, दीज आर बेसिक इकोलॉजी विच इंपैक्ट्स एनी बिजनेस। उन चीजों के ऊपर यू नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क, ओनली देन यू कैन बी ग्रोइंग। सी एवरी टाइम देयर इज अ कॉम्पिटिटर, उस कॉम्पिटिटर से अगर आपको एक कदम आगे होना है, दे आर बेसिकली टू डिफरेंट मैकेनिज्म। वन इज आइदर यू आर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव और यू आर स्ट्रेटेजिकली और टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव। यू हैव टू बी ग्रोइंग इन दैट फेज, अदरवाइज जो स्टैग्नेंट वाली जो पोजीशन आती है, उस स्टैग्नेंट पोजीशन से आप निकल नहीं पाएंगे। सवाल दे रहे हैं वो बिजनेस इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इसकी बात कर रहे हैं। हम लीगल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इकोलॉजी की बात नहीं कर रहे। बिजनेस मॉडल एज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एज सोशली सस्टेनेबल, एज समथिंग व्हिच हेल्प्स अस सर्वाइव, ऐसे जो बिजनेसेस आ रहे हैं। See, if I talk about that business, it's very good to be ethical, but you should be at that position to become an ethical man. जहां हम इकोलॉजी और बात करते हैं कि इट्स गुड फॉर एनवायरनमेंट, जस्ट लाइक मेरी एनर्जी सेक्टर में काफी एक्सपोजर रहा है, मेरा पहले थर्मल में था, नाउ आई एम इनटू रिन्यूएबल। इट्स ऑलवेज गुड फॉर मी टू बोस्ट कि मैं तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों में काम कर रहा हूं, बट इज इट एक्चुअली द सस्टेनेबिलिटी in terms of ecology means the environment, or it's me to survive? It's always first मैं जिंदा हूं फिर मैं जिंदा रख पाऊंगा। So whosoever, जो भी कोई कहता है, अगर we have a real question today in terms of long term issues, क्योंकि I think इस पे ये एक सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सबके लिए, खास करके जब आप शुरुआती स्ट्रगल में होते हैं। करेक्ट, और इसके बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स हैं। इस पे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बाकी लोग भी इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहें। शिवन जी, आपको क्या लगता है, आपने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, क्या बिजनेसेस को एनवायरमेंटली रिस्पांसिबल, इकोलॉजिकली रिस्पांसिबल को किस तरीके से देखने की जरूरत है? बाकी लोग भी इस पे, स्नेहा जी और आदित्य जी की भी टिप्पणी जरा क्विक में रखेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जैसा कि आपको अभी इंडिया की बात अगर मैं बताऊं, इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड जॉब सबको नहीं दिया जा सकता है। हालांकि स्किल इंडिया का ये प्रावधान है भारत सरकार का कि हर को कुछ न कुछ काम मिल जाए, हर हाथ को काम मिल जाए,
इनफैक्ट ये पर्पस चल भी रहा है। बट जैसा कि अभी स्नेहा मैम कह रही थी कि मतलब अगर आप किसी भी काम को अगर मेहनत से करते हैं तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और आपको सफलता निश्चित मिलती है। आदित्य सर कह रहे थे कि अभी अगर आप कोई आइडिया लेके चलते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको एक जुनून के साथ। आपने भी कहा कि उसमें पैशन लगाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर में जॉब इज नॉट द सॉल्यूशन कि आप लगभग इतने बड़े पॉपुलेशन को आप हर हाथ को काम दे सके। आप इतना बड़ा पॉपुलेशन को, आप इतने बड़े लोगों को काम नहीं दे सकते। ऐसे हालात में आपको इसको युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा। युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा, सिर्फ कोई बड़ा प्लांट एस्टैब्लिश कर लेना या कोई बड़ी फैक्ट्री। सभी लोगों को चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ की इशू। लेकिन हम एनवायरमेंट वाले पॉइंट से वापस लाना चाहेंगे। स्नेहा जी, आप इस देश के वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड शहर में रहती हैं, हम लोग दिल्ली में भी रहते हैं, इट्स अ गैस चैम्बर डी फैक्टो इन मेनी सिचुएशन। आप कैसे देखती हैं इस इशू? जैसा कि विनीत जी ने भी कहा है, मुझे लगता है एकदम प्योर बिजनेसमैन वाली बातें हमें करनी शायद हमारे बिजनेस के लिए बेहतर हो, बट कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और नैतिकता और हमारी क्या कह सकते हैं कि एक ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि आप सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा सा सोच लें। सिर्फ बिजनेस और अपने फायदे के लिए ना करें। अगर जाहिर सी बात है उससे इकोलॉजी इफेक्टेड हो रही हो तो उसमें अगर हम कुछ एडवांसमेंट ला सकते हैं तो उसे करनी चाहिए। अगर उससे प्रॉफिट में भी थोड़ा सा वेरी करे तो उसे इंक्लूड कर सकते हैं। आदित्य, इस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? 1 मिनट में अवनीत आपके पास आदित्य। मेरी छोटी सी बात होगी इस पे। बिल्कुल एनवायरनमेंट क्रूशियल है, हम लोग उसमें रहते हैं, सांस लेते हैं, तो काफी जरूरी है। पर जब आप एक बिजनेस में होते हो तो आप ज्यादा कुछ सोचना मुश्किल हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास अगर एक प्लास्टिक की एक फैक्ट्री हो और अगर मैं शॉपिंग मॉल के लिए अगर मैं एक प्लास्टिक बैग अगर एक बनाता हूँ और अगर कल सुबह ये आती न्यूज की सारे प्लास्टिक के फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, तो दैट विल पिंच मी बैड, दैट विल पिंच मी वेरी बैड। और मेरा बिजनेस, मेरे एम्प्लॉय, वो सबको इफेक्ट करेगा। सो बिल्कुल एनवायरनमेंट क्रूशियल है, लेकिन व्हेन यू रन अ बिजनेस तो वो चीज थोड़ा सा बैकड्रॉप में आ जाती हैं। योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू जनरेट मनी एंड वैल्यू फॉर योरसेल्फ एंड योर एम्प्लॉयज। विनीत, इस पे एक टिप्पणी मैं आपका चाहूंगा कि एक केवल एनवायरनमेंट एक एस्पेक्ट नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और स्नेहा जी ने प्रॉफिट की बात की, मैं इस बात को लाना चाहूंगी कि प्रॉफिट, व्हाट प्रॉफिट? इज इट जस्ट मॉनेटरी प्रॉफिट? शुड इट आल्सो जनरेट सोशल कैपिटल? शुड इट आल्सो जनरेट एम्पावरमेंट होना चाहिए? क्या बिजनेसेस को फेयर होना चाहिए? ये सारे गेन्स हैं। केवल प्रॉफिट, मॉनेटरी प्रॉफिट इज द ओनली गेन कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस को कंसीडर करने चाहिए? Vinit. And it's not only the profit, but end of the day, every company is for profit. I agree, it's good, and we should care for the environment. We are getting from the environment, we should give back to our environment. We have our kids, the kids will have kids, they will have kids. They should survive, and for them to survive, we have to work today. But again, the underlying statement, every company is meant for profit, for shareholders. Nobody can deny it. जिसने भी कहा कि money is shareholder, we have to go beyond shareholder. We have to go to a stakeholder, or a customer भी है stakeholder. Agreed. We have to work for it, but उनको consider करना है. I am talking about the topmost priority. I agree. हमें स्टेक होल्डर्स का अगर हम कंसर्न नहीं रखेंगे, आई कैन नॉट नाइदर ग्रो नॉर आई विल अलाउ टू ग्रो। बट देयर इज आल्सो वन फैक्ट, एवरीबॉडी विल अग्री इट, 99.9% कंपनीज या वी एज अ इंडिविजुअल कुछ करते हैं, इट्स बिकॉज द रूल्स, द रेगुलेशंस आर सेइंग इट, इट्स बिकॉज व्हाट इफ आई डोंट डू इट। आप एन नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स की बात कर लें जो लोग जनरेट कर रहे हैं, कंपनीज जो सेल ऑफ कर रहे हैं, everybody is saying what if I don't do it? I agree, stakeholders are important, we have to take care of it until I take care of my employees. Thanks. हम यहीं पे आपको रोकना चाहेंगे कि स्टेक होल्डर्स आर इम्पोर्टेंट।
कोई अंतिम हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। सुंदरम जी, शिवन जी, आज कोई लास्ट क्विक कमेंट अगर आप करें, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी को बिजनेस कितना सपोर्ट करना चाहिए, ये कितना मेरे अकॉर्डिंगली तिलक जी, ये बिल्कुल आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं या आप एंटरप्रेन्योरशिप है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप क्या करें, आप जितना ज़्यादा हो सके आप कार पुलिंग करें, आप खुद से सब नहीं जाए, जितना हो सके हम जितना कर सकते हैं आप कार पुलिंग से जाएं ऑफिस, आप जितना ज़्यादा हो सके पेड़ ज़्यादा लगाएं, आप ट्री प्लांटिंग करें। ये छोटा छोटा चीज हम कर सकते हैं, नहीं इससे हम हमारा अपना सोशल। और दूसरा, स्टार्टअप जब हम बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं, तो वी कांट से कंपनी, वी कैन से इट्स अ ट्राइब, इट्स अ कल्ट, राइट, इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स ऑफरिंग। उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट चलेगा और आप उस दोनों चीज को, आप अजाइल अप्रोच एंड फ्रेजाइल अप्रोच को लेके चलना पड़ेगा हमें, कि हमें इससे क्या बेनिफिट्स है। और स्टेक होल्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ करेक्ट। सो मैं छोटा से छोटा जो भी चीज हो सके आप उस चीज को करें, जैसे हम कार पुलिंग करें, हम पेड़ को ट्री प्लांटेशन करें, ये छोटी काम हम कर सकते हैं। और आपका भावना हमेशा होना चाहिए फिलैंथ्रोपिस्ट बनने के लिए। कुछ भी करने की बात आज कम से कम हम लोगों ने, एंटरप्रेन्योरशिप इज फार मोर इम्पोर्टेंट, करेक्ट, अलोंग विद दैट सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोई एक लाइन में अगर कोई कमेंट अगर स्नेहा जी, आदित्य आप भी करना चाहें। आदित्य, See, our business ideas has to align with the ecology and with the environment. अगर आप कुछ चीज अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, then you have to think about your environment. That is for sure. पर अगर आप बिजनेस में आ चुके हो and अगर आपने heavy investment किसी में कर दिया है and tomorrow if it is being banned, then that will be a big pain for you and your everything, like your employees and the entire system. स्नेहा, लास्ट वर्ड। आपकी आवाज नहीं आ रही स्नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं स्नेहा जी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। स्नेहा जी, आई थिंक आपकी तरफ से कुछ ऑडियो का इशू है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। आई थिंक स्नेहा जी की तरफ कुछ ऑडियो का इशू। एनीवे, समय हमारे पास बिल्कुल खत्म है। आई एम श्योर कि इस एस्पेक्ट पे बहुत सारी चर्चाएं और हो सकती हैं, और कहीं की एटीट्यूड बड़ा जरूरी है, पेशेंस के साथ रीइन्वेंट करते रहें, और कहीं ना कहीं हम लोग अगर ये सब करने की कोशिश करते रहें, तो चाहे वो बिहार हो या बनारस हो या बेंगलोर, ये बिजनेस हर जगह पॉसिबल है। और हम लोग आज के पैनल पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से, एंटरप्रेन्योरशिप एक 9 to 5 जॉब नहीं होता है, एंटरप्रेन्योरशिप 4 hour जॉब, और इसमें से आप लोगों ने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके आज अपने संडे के वीकेंड के टाइम का आज लोगों को समय दिया इस पैनल पे। आई कैन गवर्न पे हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल होने की तरफ भी थोड़ा सा, और नॉट जस्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल, जस्ट अबाउट बीइंग कॉन्शियस कि हम सोसाइटी को लेके, एनवायरनमेंट को लेकर के, और एक होलिस्टिक प्रॉफिट को लेकर के बात करें, रादर देन कंजर्वेटिव नोशन ऑफ प्रॉफिट। आप लोग इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप करते रहें, जॉब्स प्रोड्यूस करते रहें, बिहार जैसे पिछड़े प्रांतों को खास करके, और खास करके छोटे जो डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, वो आगे बढ़ते रहें, यही शुभेच्छा रहेगी हम लोग की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.